सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं, फ्लर्टेशन। और मंच पर हमारे साथ उपस्थित हो गई हैं शोभना तनेजा जी। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। पारुल शर्मा जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। और संध्या सिंह जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। निवेदिता श्रीवास्तव जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत फ्लर्ट करना बहुत सामान्य बात है, हानि रहित है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या किसी की सीमाएं लांघकर, किसी को असहज बनाकर, किसी की शांति छीनकर, किसी भी व्यवहार को निर्दोष ठहराया जा सकता है? फ्लर्टेशन देखने में कोमल है, पर कई बार ये भावनात्मक नियंत्रण या एक मनोवैज्ञानिक आघात की शुरुआत होती है। यह किसी के आत्म सम्मान की जड़ को धीरे धीरे कमजोर भी कर देता है। हालांकि किसी और के अपमान करने से या किसी ऐसी बात कहने से किसी का सम्मान कम नहीं होता, लेकिन उस सम्मान को ठेस तो कहीं पर पहुंचती ही है। क्योंकि किसी भी औरत के साथ जब इस तरह की बातें होती हैं, कोई छिछोरी मैं कहूंगी, तो उसको सबसे पहले सवाल अपने ऊपर लगता है कि यार, इसका साहस कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे करने का? इसने मुझे क्या समझ रखा है? एक एक जो नारी होती है उसके दिमाग में सबसे पहले मेरे हिसाब से ऐसा आता है कि ऐसा सोचा क्यों इसने? तो वो जो होते हैं ना, एक आत्मसम्मान पे एक सवाल खुद ही उठने लगता है कि ये तो सम्मान ही नहीं करता, ये तो आदर ही नहीं करता। तो आज की चर्चा का यही उद्देश्य है कि हम समझें फ्लर्टेशन की वास्तविकता, उसके पीछे की मानसिकता और उससे होने वाले जो भावनात्मक प्रभाव होते हैं, जो विक्टिम होता है उसके दिमाग में। हम ये भी इस पूरे वेब डिस्कशन में का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लास्ट में हम जहां पहुंचना चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि समाज और व्यक्ति दोनों स्तरों पर हम कैसे कैसे इन सब व्यवहारों को रोक सकते हैं और एक सम्मानजनक संस्कृति को विकसित कर सकते हैं। हमारे पास 5 विशेष पैनलिस्ट हैं हम लोगों के बीच में, जो इस विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से उजागर करने वाले हैं। और तो हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन तो इसमें जो एक सवाल जो सबसे बुनियादी है, जो कि जैसे ही अगर हम फ्लर्टेशन का हमने बैनर भी हमने फ्लोट किया ना, तो बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया, अरे फ्लर्टेशन ये तो हेल्दी होता है, कुछ फ्लर्टेशन तो हेल्दी होते हैं, लोगों ने इस तरह की बातें करी। तो यही यही सवाल बुनियादी है आज के इस पूरे डिस्कशन का। क्या फ्लर्टेशन कभी भी हेल्दी हो सकता है, या ये सचमुच भावनात्मक एक असुरक्षा की शुरुआत होती है? क्या ऐसा है? इस पूरे डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग ना इतने अच्छी तरीके से कई बार रूट पॉइंट पे जाते नहीं है। रूट क्या होता है? फ्लर्टेशन एक वर्ड है। क्या हमने फ्लर्टेशन की डिक्शनरी में जाके उसका डेफिनेशन देखी है कभी? तो फ्लर्टेशन की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या कहता है फ्लर्टेशन के बारे में? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहता है कि फ्लर्टेशन मीन्स बिहेवियर दैट शोज यू फाइंड समवन सेक्सुअली अट्रैक्टिव बट नॉट सीरियसली, और अ शॉर्ट नॉट सीरियस सेक्सुअल रिलेशनशिप। ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का डेफिनेशन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या कहते हैं? अ सिचुएशन इन विच someone behaves as if sexually attracted to another person without being seriously interested। तो ये दोनों ही डेफिनेशन सुनकर के क्या आपको लगता नहीं है कि इट इज समथिंग सीरियस? ये इतना लाइट नहीं है जितना हमारे दिमाग में जो एक सोशल नॉर्म डाल दिया गया है स्त्रियों के भी दिमाग में। और पुरुष तो, क्योंकि पुरुषों के लिए ये सहूलियत की बात है कि अरे ये तो बहुत ही लाइट, बहुत ही हेल्दी चीज होती है। लेकिन एक नॉर्म क्रिएट किया गया है, एक एक जो एक अस्वाभाविक चीज को बहुत स्वाभाविक तरीके से करने के लिए एक नॉर्म क्रिएट किया गया है। चलिए आगे मैं पैनलिस्ट को की तरफ बढ़ती हूँ, जो हमारे प्रतिष्ठित पैनलिस्ट हैं, जो हमें इस विषय पर और अपने अनुभव और अपने ज्ञान और दृष्टिकोण से बहुत गहराई से समझाने वाले हैं।
तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं एक-एक करके पैनलिस्ट के पास जाऊँगी और उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताऊँगी और उनसे सवाल करूँगी। तो शोभना तनेजा जी के पास सबसे पहले आते हैं। शोभना तनेजा जी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हिंदी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े-बड़े स्तरों में काम किए हैं। बहुत बड़े जो उनके जो सांस्कृतिक और साहित्यिक सभाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, इनको मुख्य अतिथि जैसे बुलाया जाता है। और शोभना तनेजा जी खुद अच्छी कवयित्री हैं। इनकी किताब भी आ चुकी है युगानुगुण से प्रकाशित होकर, और बहुत अच्छा लिखती हैं शोभना जी, बहुत ठहराव है इनकी लेखनी में। तो शोभना तनेजा जी से हम इसका सवाल करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आज बड़े सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका नाम लेना चाहूंगी। पुष्पा कान्याल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं देहरादून से। सुरेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दिवाकर अयाचित जी जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भी काफी लोग जुड़े हुए हैं एक्चुअली, बट जिन लोगों ने कमेंट किया है मैं उनके ही नाम पढ़ पा रही हूँ, और जुड़ तो बहुत सारे लोग गए हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और तो शोभना तनेजा जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपका बहुत स्वागत है एज अ पैनलिस्ट, कि कुछ लोग कहते हैं कि फ्लर्टेशन नुकसान रहित मनोरंजन है, पर कई लोगों का मानना है कि ये मनोवैज्ञानिक असुरक्षा या भावनात्मक नियंत्रण की शुरुआत होती है। आपके अनुभव में क्या फ्लर्टेशन कभी सच में निर्दोष हो सकता है, या ये हमेशा किसी की वैलिडेशन या अटेंशन की आवश्यकता से जुड़ा होता है? जी शोभना जी। नमस्कार निवेदिता जी, और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो दिखने सुनने में भले ही बहुत छोटा सा लगे, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके रेपरकशंस बहुत गंभीर होते हैं और हो जाते हैं। आमतौर पर महिलाओं को इसका ज्यादा सामना करना पड़ता है। तो फ्लर्टेशन से जो मैं समझती हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप किसी के प्रति आकर्षित होते हो, या दूसरे शब्दों में अगर आपको कोई आकर्षक लगता है, तो आप तुरंत ही उससे अपना प्रेम प्रदर्शन करने लगते हो। इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्स, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और टीजिंग जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हो। मैं हथियार कहूंगी क्योंकि वो वन साइडेड है, तो वो पूरी अपनी कोशिश जो है, जो फ्लर्ट करने वाला है वो करता है कि इन हथियारों से वो शुरुआत करता है। तो फ्लर्ट करने वाले को जब ये लगता है कि सामने वाला उसको ज्यादा भाव नहीं दे रहा है, तो या उसे जब ये महसूस होता है कि सामने वाला उसकी बात से नाराज हो रहा है, तो वो एकदम से ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और उसे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। तो ये मेरे हिसाब से एक मैंने आउटलाइन दी है फ्लर्टेशन की। और अब मैं निवेदिता जी के सवाल पर आती हूँ। उन्होंने पूछा है कि कुछ लोग फ्लर्टेशन को नुकसान रहित मनोरंजन मानते हैं। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह किसी भी दृष्टि से मनोरंजन नहीं है। हो सकता है फ्लर्ट करने वाले को ये मनोरंजन लगता हो, ये फन लगता हो, लेकिन यह मनोरंजन नहीं हो सकता, क्योंकि झेलने वाले को इसका काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो मेरा मानना है कि यह विक्टिम के लिए मनोवैज्ञानिक असुरक्षा की शुरुआत होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से वह व्यक्ति स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगता है, और यह स्ट्रेस उसके दिमाग पर छा जाता है, जो उसके दिमाग पर छा जाता है, और उस स्ट्रेस से वो परेशान हो जाता है। तो उसको ये भी लगता है कि आज ये बात हुई है, तो हो सकता है ये दोबारा से फिर से यही हिमाकत करेगा। तो ऐसी स्थिति में वह भावनात्मक रूप से भी बिल्कुल ड्रेन होने लगता है। तो आप बताइए कि इसमें फ्लर्टेशन को निर्दोष कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि इससे विक्टिम पर साइकोलॉजिकल और इमोशनल दबाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से यह निर्दोष नहीं हो सकती। फ्लर्ट करने वाला हमेशा ही सामने वाले की वैलिडेशन के लिए ऐसा करता है। वह चाहता है कि सामने वाला उसे वैलिडेट करे,
और इस प्रकार इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। और सामने वाले की अटेंशन सीख करना ही उसका मोटिव होता है कि वो मेरी तरफ ध्यान दे, अटेंशन दे मेरी तरफ। तो जो काम निवेदिता जी सोच समझकर, जानबूझकर, गलत मंशा से किया जाता है, वो निर्दोष नहीं हो सकता। उसे हम निर्दोष नहीं कह सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से एडमायर करना एक अलग बात है, लेकिन फ्लर्ट करना बिल्कुल गलत है। तो यही मुझे कहना था कि जो है ये निर्दोष मनोरंजन मैं नहीं मानती कि ये निर्दोष मनोरंजन, मतलब निर्दोष जो है ये निर्दोष भाव से किया जाता है, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। इसमें जी, वो जो करता है फ्लर्ट वो दोषी होता है निश्चित रूप से। जी। जी आपने एक निवेदिता जगह जी। बोला ना कि ये जो झेलने वाला जो होता है उस पर असर डालता है, तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो दोनों पक्ष होते हैं, एक फ्लर्टेशन करने वाला और एक फ्लर्टेशन झेलने वाला, इन जी दोनों के मन में क्या चल रहा होता है, या इन दोनों के मन पर क्या-क्या असर डालता है ये चीज? जी, शोभना जी। जी निवेदिता जी, मैं मेरे हिसाब से जो फ्लर्ट करने वाला जो होता है ना, वो अक्सर जो है इस गलत फहमी में या कहिए कि वो खुश फहमी में रहता है, खुश फहमी का शिकार होता है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। उसके मन में ये खुश फहमी होती है कि मैंने कर दिया और ये मेरा मकसद पूरा हो गया, क्योंकि उसकी तो फितरत ही ऐसी होती है। और ऐसे लोग अक्सर कंपल्सिव फ्लर्ट होते हैं, वो बहुत सारी महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूंगी कि जैसे हम लोग अपने सोशल मीडिया की वॉल पर अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपनी फैमिली की अपनी करते हैं, तो उसमें जो कमेंट्स आते हैं वो नॉर्मल है कि हमने अपनी वॉल पर जो है वो करे हैं, पिक्चर शेयर करी है और उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन हम लोग जो कवि लोग हैं, साहित्यकार हैं, हम लोग अपनी ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस पे लिटरेरी प्लेटफॉर्म्स पर या जो ये अपनी ई मैगजीन्स वगैरह पे अपनी रचनाएं भेजते हैं, उसमें भी हम साथ में अपनी पिक लगा देते हैं। तो उस पोस्ट के ऊपर कायदे से तो जो आने चाहिए कमेंट्स वो रचना पर आना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रचना पर तो कमेंट आया नहीं, आपकी पिक पर आ गया कमेंट कि ब्यूटीफुल या वेरी प्रिटी, लाइक जो भी इस तरह से। तो ऐसे में बहुत स्थिति ऑकवर्ड हो जाती है कि हमने तो रचना पोस्ट करी है तो कमेंट भी रचना पर ही आना चाहिए। तो ये जी, जो है मेरे हिसाब से फ्लर्टेशन जो झेलने वाला निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यातना झेलता है, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यातना झेलता है। और हमारे समाज में प्रचलित जो ये प्रैक्टिस है इसे हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग विक्टिम को साइकोलॉजिकली और इमोशनली दोनों तरह से ड्रेन कर देते हैं। तो यही मुझे कहना है, बहुत यही मेरा कहना है निवेदिता जी। बहुत बहुत सही आपने बोला शोभना जी। एक तो इसको हम बिल्कुल ऐसे नहीं ले सकते कि नहीं ये निर्दोष है फ्लर्ट करने वाला, और फिर जिस तरीके से मानसिक प्रभाव पड़ता है जो जो विक्टिम होता है उसके ऊपर, आपने बहुत सही बातें बोली और बहुत सही तरीके से आपने एक उदाहरण भी दिया कि एक एक अच्छी मंशा से किसी ने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, एक अच्छी मंशा से वो वहां पे कविता शेयर कर रही है, और आप उसकी कविता को नहीं पढ़ करके आप अपनी किसी और मंशा को वहां पर चला रहे हो, तो बेकार में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो आप। कोई अपनी जी जी प्रतिभा को थोड़ा सा उजागर करने के लिए, आगे लाने के लिए उसने एक समय निकाल करके एक ग्रुप ज्वाइन किया, वहां पर वो कर रही है, पर आपका काम है उसको डिस्टर्ब करना कैसे भी करके, क्योंकि आपकी मंशा ही और है। तो जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने इस चीज का। एक एक मिनट आप लोग ना म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब आपका बोलने का बारी आए तो आप लोग अनम्यूट करिएगा। मैं ये कह रही थी कि एक ना सवाल आया है दिवाकर अयाचित जी का। कहते तो आप दिवाकर जी आप इस सवाल को नोट करके रखिए, हमारा जो तीसरा राउंड होगा उसमें हम सबके सवाल लेंगे, तो आप जरूर इस सवाल को दीजिएगा। बट जब हमारा सेकंड राउंड चल रहा होगा तब आप सवाल दीजिएगा, हम थर्ड राउंड में पक्का आपके इस सवाल को लेंगे। हम लोग ने तीसरा राउंड ऑडियंस के सवालों के लिए ही रखा है, तो आप लोगों को जो भी आपके सवाल दिमाग में आते हैं, जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
तो वो कृपया करके थर्ड राउंड के लिए अपने सवाल रखिएगा। अच्छा, महिलाओं, सुरेखा जी आपका भी सवाल है, कृपया करके आप भी संभाल के रखिए अपने सवाल को, हम जरूर लेंगे। पहले हम डिस्कशन थोड़ा मंच में कर लेते हैं। तो शोभना जी बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं और संध्या सिंह जी तक आते हैं। तो संध्या सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, लखनऊ से बहुत प्रतिष्ठित कवयित्री हैं। और प्रतिष्ठित जब हम लगाते हैं किसी कवयित्री के आगे, तो सिर्फ इसलिए नहीं लगाते कि लोग उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं कहते हैं, हम इसलिए भी लगाते हैं कि जो उनकी कविताएं हैं गहरे हमारे मन में बैठ जाती हैं। वो इतना सुंदर लिखती हैं और कि हमारे ऊपर पूरा प्रभाव छोड़ के जाती हैं उनकी पंक्तियां। तो इसलिए वो बहुत प्रतिष्ठित हैं और बहुत अच्छी साहित्यकार हैं। वो हमारे बीच में उपस्थित है, हमारा सौभाग्य है। संध्या सिंह जी से के लिए भी हम कुछ सवाल लाए हैं। तो ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, और क्योंकि एक जो संध्या जी हैं वो काफी फेमिनिस्ट हैं, और मतलब उनके दोहों में और काफी स्त्री विमर्श पर बातें करती हैं। तो ये जो टॉपिक है, तो हमें अच्छा लगा कि वो आज हमारी पैनलिस्ट हैं। तो संध्या दी, हमारे समाज में फ्लर्टेशन को अक्सर सामान्य या स्वीकार्य माना जाता है, खासकर पुरुषों के लिए। क्या आपको लगता है कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स फ्लर्टेशन को और अधिक विषाक्त बना देते हैं, टॉक्सिक बना देते हैं? जी संध्या जी। हाँ, आप सबका अभिवादन करती हूँ मैं। जितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग मेरे सामने हैं, या युवा अनुगुंज का जो ये पैनलिस्ट हैं सारे, सबको मेरा नमस्ते पहुंचे। विषय इतना गंभीर है, और अगर मैं ये कहूं कि इसकी स्वीकार्यता, तो स्वीकार्यता तो इसकी कैसे होगी? जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो इसका अर्थ आपने बताया। इसका अर्थ बताते ही ये समझ में आता है कि ये टोटली निगेटिव है, निगेटिव अप्रोच है ये। जो आपका जो फ्लर्ट करना है ये अगर मैं ये कहूं कि एक ये जाल है बहेलिये का, बहुत खूबसूरत। ये समझ में स्त्री की बहुत बाद में आता है, क्योंकि फ्लर्ट में आपका कन्वर्सेशन में कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिसको कि स्त्री आपत्ति कर दे एक ही बार में। वो धीरे धीरे एक यात्रा होती है जिसमें आपत्ति तक पहुंचते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि स्वीकार्यता तो हो ही नहीं सकती, ये तो एक साजिशन हमारे समाज में इसको मान लिया गया, या नई जनरेशन, या हमारी, मैं तो कहूंगी पैट्रियार्की जो है हमारी, जो पितृसत्ता है, ये भी उसका खेल है कि इसको स्वीकार कर लिया जाए, ताकि एक और खेल स्त्री के शोषण का शुरू हो। और सबसे ज्यादा चुनौती ये है कि जो फ्लर्ट है ये बड़े खूबसूरत शब्दों के साथ शुरू होता है। तो स्वीकार्यता तो इसकी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए स्त्री को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। अब अगर मैं ये कहूं कि हम कोई भी बात अगर अनुभव की करते हैं, तो वो शायद ज्यादा उस पर यकीन किया जाना चाहिए। तो मैं, अगर आप कहें तो मैं अनुभव बताऊं, दो अनुभव जिंदगी के, जो खूबसूरती के साथ आपके सामने आते हैं और फिर बदसूरत रूप उसका सामने आता है। एक तो मैं ये कहूं कि जब हम, ये बहुत साल पुरानी बात है, तब सोशल मीडिया नहीं था, फोन था, और फोन पर एक रॉन्ग नंबर था जो मेरा नंबर लग गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा रॉन्ग नंबर है, उन्होंने काट दिया। उसके बाद 2 दिन बाद दोबारा कॉल आई। आप समझिए कि ये खेल कैसे शुरू होता है और स्त्री कहां कमजोर पड़ती है। 2 बार दोबारा फिर कॉल आया 2 दिन बाद कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अब जो पहला विचार मेरे मन में ईमानदारी से आया, वो ये आया कि मुझे तो किसी ने आज तक कहा ही नहीं कि मेरी आवाज अच्छी है। तो आप ये देखिए कि स्त्री को
कमजोर, वो घर से कमजोर होती है, क्योंकि उसके हुनर, उसके जो भी गुण हैं, चाहे वो शरीर के हों, चाहे वो उसके हुनर के हों, उनको नजरअंदाज ही नहीं किया जाता, बल्कि उनकी आलोचना की जाती है, तो वो वहां कमजोर हो जाती है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है कि स्त्री उस दौरान कमजोर ना पड़े जब उसकी प्रशंसा हो रही हो। बस इस वजह से मेरा ये कारण है इसको अनुभव को बताने का, कि कहीं ना कहीं मैं वो कमजोरी समझती हूँ स्त्री की, कि वो घर घर में उसके प्रशंसा नहीं होती, तो उसे कहीं अच्छा लगता है, कोई दूसरा कहता है। और ये फ्लर्ट का एक जाल है, जो कि मैं कह रही हूँ कि ये नेगेटिव है, इसी सेंस में कह रही हूँ कि ये बहुत खूबसूरत तरीके से जाल फेंका जाता है आपके ऊपर। और उस वक्त जब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे तो किसी ने ये कहा ही नहीं कि मेरी आवाज अच्छी है, तो मुझे लगा कि मैं बात करूं, अपनी इस आवाज को सुनाऊं। लेकिन ये है कि हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए गए कि आप 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल में आप समझ जाएंगे कि ये रास्ता दूसरा है, ये रास्ता कहीं ना कहीं एक पिंजरे का रास्ता है, कहीं फंसने का रास्ता है ये। तो वहां एक अनुभव वो था, और वो अनुभव मैं इसलिए बता रही हूँ कि कोई भी औरत घर में उसके प्रशंसा हो या ना हो, वो कमजोर ना पड़े प्रशंसा सुनकर, बस मेरा ये कहना है। और दूसरा अनुभव जो है वो मेरी कविताओं के बाद का है। एक दोहा था मेरा, आपने दोहे का जिक्र भी किया, तो मैं उस दोहे से, क्योंकि वो मेरी पीड़ा है, मैं इसलिए उस दोहे का जिक्र जरूर करूंगी, कि वो दोहा है कि नारी वसुधा का रहा सदा एक व्यवहार, नारी वसुधा का रहा सदा एक व्यवहार, ऊपर परते बर्फ की भीतर है अंगार। तो इस दोहे के माध्यम से मैंने जो पीड़ा कही थी वो ये थी कि स्त्री के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है कि वो ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन उसके संयम के बावजूद उसके भीतर क्रोध होता है, गुस्सा होता है, प्रताड़ना को लेकर जो प्रतिक्रिया होती है वो आग की तरह होती है उसके अंदर। और इसी दोहे को जब मैंने डाला फेसबुक पर, तो एक सज्जन ने फेसबुक पर तो तारीफ की बहुत कायदे से, लेकिन मैसेज में मेरे पास वो आए, और मैसेज में उन्होंने जो कहा वो मैं आपके सामने रखूंगी, कि ये जो फ्लर्ट है ये किस दिशा में कैसे जाता है और खुराफात कहां तक जाती है। तो उन्होंने मुझे मैसेंजर में जो कहा वो ये था कि भीतर, ऊपर पड़ते बर्फ की भीतर है अंगार, यानी कि आप ठंडी हैं और आपके भीतर आग है। तो आप ठंडी मत रहिए, अपनी आग को बाहर निकालिए। और वो आग, वो गुस्से की आग नहीं, उनका मकसद ही दूसरा था, कि वो आग आपकी वासना की आग है। आप बताइए, किसी दोहे को, एक स्त्री की पीड़ा वो जो कह रही है, उससे बड़ी पीड़ा तो आपने उसको मैसेंजर में दे दी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये, पहले मैं माफी मांगू, बहुत सारे पुरुष बहुत अच्छे हैं, और ये बात सबके लिए नहीं है। ये दिवाकर अचित्य जी इतने साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और इतनी अच्छी तरह, इतने वाकई में सही मायनों में स्वस्थ मानसिकता के साथ वो हमेशा मेरी रचना को उन्होंने लिया और हमेशा मुझे हौसला दिया। मैं कह रही हूँ सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिशत खराब लोगों का ज्यादा है, ये अनुभव कह रहा है। और ये मेरा ये कहना कि प्रतिशत ज्यादा है, ये भी एक बहुत दुख की बात है। तो अब ये बताइए, ये स्वीकार्यता इसकी निवेदिता जी कैसे हो सकती है? ये फ्लर्ट तो कहाँ कहाँ तक जाएगा? और बस मैं ये कहूंगी कि ये चूंकि एक खूबसूरत जाल है, ये मॉलेस्टेशन नहीं है, ये हैरासमेंट नहीं है, ये एक बहुत खूबसूरत तरीके से आपके ऊपर जाल फेंका जाता है, जो आपको 1 या 2 बार में समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं
बस स्त्री सतर्क रहे और स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं है इसकी। मेरा हाथ जोड़ के सब स्त्रियों से ये है कि वो कभी भी प्रशंसा से कमजोर ना पड़े। इसकी स्वीकार्यता बिल्कुल नहीं होगी समाज में। बहुत बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है ना संध्या जी की ईमानदारी बहुत जरूरी है। जब आप इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं ना, तो ऐसी चीजों को हाँ डिस्कस करने के लिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। आपने इतना अच्छा पॉइंट बोला कि इतना वैक्यूम भरा होता है ना, कि उसकी फुलफिलमेंट अगर कहीं हाँ। से हो रही होती है तो आप जल्दी से खुश हो जाते हो, जल्दी से आप आ जाते हो बातों में। मतलब ये जो वीकनेसेस और होती हैं और मैं कि ये भी कहूंगी, ये फ्लर्ट, मैं कहूंगी थोड़ी सी बात, ये फ्लर्ट कहाँ से शुरू होता है? ये पुरुष हमारे मनोविज्ञान को हमसे ज्यादा जानता है और उसे पता होता है कि हम कहाँ कमजोर हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्त्री को कहीं भी कमजोर नहीं होना है, वो साजिश का शिकार बने ही ना। और फ्लर्ट तो बहुत बड़ा माया जाल है वो। जी। और दूसरी बात, वो जो आपने प्रतिशत वाली बात करी ना, तो वो बहुत सटीक बात है हाँ। कि जब हम किसी समस्या की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा प्रतिशत का रुझान देखते हैं। समस्या तो कुछ भी हो हम्म। सकती है। अगर हम इनफैक्ट रेप की भी बात करेंगे तो 4 लोग उठ करके खड़े हो जाएंगे, अरे औरतें भी करती हैं। लेकिन आप समस्या का जो में किसी भी समस्या को डिस्कस करते समय आप प्रतिशत का रुझान जरूर देखेंगे। 90 10 70 30, तो आप 70 को डिस्कस करोगे, आप 80 को डिस्कस भाई। करोगे, आप 20 को हाँ डिस्कस नहीं बिल्कुल बिल्कुल। करोगे। वो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, तो आप एक्सेप्शंस को आप डिस्कस नहीं करते हो। तो जो समस्या होती है वो एक्सेप्शंस के लिए नहीं होती है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि, और क्योंकि ये एक समस्या है, फ्लर्टेशन को हम लोगों ने समस्या जैसा देखा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, हमने इसको बहुत स्वाभाविक तरीके से देखते हैं, जबकि ये बहुत अस्वाभाविक है, बहुत असहज कर देता है स्त्रियों को। तो संध्या जी, मीडिया ने भी बहुत इसको ग्लैमराइज किया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं ये तो कहूंगी कि जितना नेगेटिव आपका ये फ्लर्ट करना जितना नेगेटिव है, उस नेगेटिविटी को मीडिया ने उसमें बहुत नेगेटिव रोल प्ले किया है मीडिया ने। और मैं ये कहूंगी कि मीडिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो रील हो, चाहे कविताओं पर जो आपकी प्रशंसा है वो हो। और बल्कि मीडिया में अगर आप कहें तो कवि सम्मेलन भी मीडिया में ही आते हैं। तो कवि सम्मेलन है, इन सब ने मिलके इसको ओके ओके करने की कोशिश की है कि ये ठीक है, चलेगा। और ये चलेगा, ये ओके नहीं है। ये फिर मैं कहूंगी कि मैंने ऐसे ऐसी स्त्रियों की बुरी दशा देखी है बाद में, इसी ट्रैप में आने के बाद, कि मुझे लगता है कि हमको पहले कदम पर सतर्क रहना है। और मीडिया ने, आप देखिए, मैं कहूं कि कवि सम्मेलन में आप कवि सम्मेलन का उदाहरण ही ले लीजिए। कवि सम्मेलन में जो नोक-झोंक है अ, कवित्री की और कवि की, या संचालक की और कवित्री की, वो ओके ओके की उसको कहा जा रहा है सब, उसको एक तरह से स्वीकार्यता बनाई जा रही है कि आप उस भद्दे मजाक को हल्के ढंग से ले, क्या हो गया कह दिया तो ले। और जो आपके ये वेब सीरीज है या जो आपके विज्ञापन है, हर एक में मैं देखती हूँ कि इसका बहुत नेगेटिव रोल है और ये बहुत बड़ी एक साजिश को हवा दी जा रही है मीडिया के जरिए। और मुझे लग रहा है स्त्री का इम्तिहान उतना ही ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि नई जनरेशन जो समझ नहीं रही इस चीज को, उसके इसमें फंसने के बहुत चांसेस हैं। और मैं ये कहूंगी कि हमको इसको भी एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए मीडिया को, वो किसी भी रूप में मीडिया हो। मैंने कहा टीवी है और अखबार हैं और आपके जो रील स्टोरी, हर एक में आप देख लीजिए,
उसकी स्वीकार्यता बनाई जा रही है। और दुखद बात यह है इसमें कहीं कहीं स्त्री शामिल है। मैं फिर कहूंगी कि प्रतिशत तो उनका भी है लेकिन वो कम है। उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी स्वीकार्यता बनाने में। लेकिन हम जो मास लेवल पे जो स्त्रियां हैं जो इसकी शिकार हो सकती हैं, मैं फिर कहूंगी उनको मीडिया की साजिश भी समझनी चाहिए और उसके नेगेटिव रोल को समझना चाहिए और फिर कहूंगी कि सतर्क रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बात तो हो गई। बहुत अच्छा आपने बोला। और 1 मिनट में पारुल जी शायद 2 तरफ से जुड़ गई हैं, उनका एक हटाना पड़ेगा। 1 सेकेंड। तो बहुत बहुत अच्छा संध्या दी आपने बोला कि बिल्कुल जो सोशल मीडिया और ये जो मीडिया जो ग्लैमराइज कर रहा है, ये रील्स हमें मिलती हैं और बहुत तरह के, और ये जो कवि सम्मेलनों का जो आपने बोला, मतलब बहुत बहुत लाइट समझा जाता है और दोनों पक्ष ही इसको बहुत लाइटली लेते हैं, जो कि मतलब वो बहुत ही एक अस्वाभाविक संवाद होता है जिसको बहुत स्वाभाविक करके परोसा जाता है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके बीच में तर्क वितर्क थोड़ा सा शुरू हो रहा है। दिवाकर अयाचित जी कहते हैं आत्ममुग्धता से बचना होगा। सुरेखा अग्रवाल जी कहती हैं किसे सर, उसका कोई जवाब नहीं आया अभी। पुष्पा कान्याल जी कह रही हैं कि उसके संयम को कई बार गलत समझ लेते हैं, कई बार हम उनकी उम्र का लिहाज करते हैं, चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही है पुष्पा जी, ये जो लिहाज है, ये लिहाज की वजह से भी ये चीजें और ज्यादा बढ़ती रहती हैं, क्योंकि हम तो लिहाज कर रहे हैं बट उनको लगता है कि शायद कहीं से सहमति है इसलिए ये चुप है। सुरेखा अग्रवाल जी ने लिखा है मुझे लगता है कुछ एक लोग संबोधन के माध्यम से भी आसानी से अवेलेबल होना मान लेते हैं, आपको यहीं बचना है। पुष्पा कान्याल जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। एक सज्जन जो 82 साल के हैं, काफी रेस्पेक्टेड है एफबी में, वही मैसेंजर पर फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगे, उन्हें एक वार्निंग दी और शांत हो गए। तो ऐसे अगर आप जिस स्त्री को टच करोगे ना कुछ उसके अनुभव मिलेंगे ही मिलेंगे। तो निवेदिता जी आगे बढ़ने के पहले अब हम आपके विचार भी इस पे बहुत सुनना चाहेंगे। और निवेदिता चक्रवर्ती जी तो कोई परिचय की मोहताज है ही नहीं, सब जानते हैं युगानुगंज की संस्थापिका है, बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री है, बहुत सुंदर लिखती हैं और सबसे ज्यादा इनकी पर्सनालिटी बहुत डायनामिक है, इनके व्यूज बहुत खुलकर आते हैं। तो निवेदिता जी एक इसी चीज फ्लर्टेशन के एक महत्वपूर्ण पहलू पे मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि कई बार फ्लर्टेशन इतना सटल जिसे कहते हैं सूक्ष्म होता है कि उसे हरासमेंट हम नहीं कह पाते हैं, तो ये बहुत कहना उसको कठिन होता है। तो ऐसे में मतलब कैसे उसको साबित करें कि वो फ्लर्टेशन है, और ऐसे मामलों में हमारे कानून और नैतिकता में की क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब एक बहुत ही हमें एक सोल्यूशन चाहिए कि कानून और नैतिकता भी इसमें कैसे करें। और सबसे पहली बात कि इतना सूक्ष्म है तो उसको हम प्रूव कैसे करें, साबित कैसे करें कि ये फ्लर्टेशन है, हैरेसमेंट है? हाँ, थैंक यू निवेदिता मेरे को ये सवाल करने के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो फ्लर्टेशन और हैरासमेंट की जो बीच की बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच में, और कई बार ये इतना सूक्ष्म और कैजुअल होता है ना कि हम इसको बहुत गंभीरता से लेते ही नहीं है। और अगर हम लेते भी हैं गंभीरता से तो हमको ये कहीं पे डर होता है कि अरे अगर हमने इसको प्रकाशित कर दिया कि हमने इस व्यवहार को गंभीरता से लिया है, तो जो दूसरा पक्ष है वो कहीं हमें ये ना समझे कि हमारी संकीर्ण मानसिकता है या हम गलत हैं। समझ रहे ना आप? तो एक सोशल एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं तो ये कितना एक्सेप्टेड है, बता रही हूँ ना, क्योंकि नॉर्म ही ऐसा क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन वो जो सूक्ष्म जो असहजता होती है वो किसी भी पक्ष की जिसके साथ हो रहा होता है उसकी गरिमा, आत्मसम्मान और जो मानसिक सुरक्षा होती है उसको बहुत प्रभावित करती है। एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ।
तो एक स्त्री कहाँ कहाँ असहज होती है। एक बुक लॉन्च का कार्यक्रम था और मैंने ही बहुत बहुत आदर के साथ अतिथि गण में बुलाए थे। एक अतिथि महोदय आए थे, बिना नाम लेते हुए मैं बता रही हूँ। 2 उन्होंने गीत प्रस्तुत किए, ठीक है। मैं आपको एक सूक्ष्म वाली बात बता रही हूँ कि एक सूक्ष्म चीज भी कितना असहज कर देती है। 2 गीत प्रस्तुत किए। एक गीत तो उन्होंने साधारण गीत गाया बुक लॉन्च के संबंध में। दूसरा गीत उन्होंने गाने से पहले सीधे बोला कि ये मैं निवेदिता चक्रवर्ती को समर्पित करता हूँ। और सारे गेस्ट बैठे हुए थे और वो उसकी जो पहला बंद ही ऐसा था, वो पूरा वो गीत नहीं था, वो प्रेम का प्रपोजल था। और मेरा फेस रेड हो गया और मुझे लगा ये गीत मुझे समर्पित करने का कहाँ से इनको ऐसा क्यों लगा कि ये मुझे समर्पित करना है। और मुझे समर्पित करते तो मतलब मैं असहज हो गई। अब इस असहजता को मैं किसी के आगे नहीं वैलिडेट कर सकती कि मैं क्यों असहज हो गई। बात ये है ना कि एक स्त्री से ही सवाल किया जाता है, जो विक्टिम है उसी से सवाल किया जाता है क्यों इसमें क्या असहजता की बात है। वो इतने बड़े साहित्यकार हैं, कोई एक गीत बोल रहे हैं। यहाँ तो कवि सम्मेलनों में होता ही है कि कोई गीत किसी को समर्पित किया जाता है, कोई किसी को आप इतनी ज्यादा टची क्यों हैं। यही होता है ना कि इस तरह के सवाल मुझसे कोई करेगा, तो इसलिए वो इंसान वहां पे मतलब कहते हैं ना, हम उसको ले रहे हैं उस चीज को, हम असहज हो रहे हैं पर हम बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म फ्लर्टेशन होती है और सामने सामने होती है। तो ये एक मानवीय व्यवहार होता है और जो कि धीरे धीरे एक हैरासमेंट जैसा लगता है। और ये जो आचरण होते हैं ना, ये इतने सहज तरीके से किए जाते हैं। पर्सनल कॉम्प्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज के इशारे किए जाते हैं, जोक्स किए जाते हैं, जिनको ये एक ऐसी कुछ चीजें होती है ना जिनको आप साबित नहीं कर सकते, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। और वही बात है कि एक स्त्री यही सोचती है कि हेजिटेट स्त्री हो जाती है कि यार अब इसकी मैं शिकायत करूंगी तो कोई क्या सोचेगा। तो ये जो स्त्री खुद के अंदर जो घुटती है, इनफैक्ट हम जैसी मतलब मैं कहती हूँ, मैं बहुत ही ब्लंट हूँ और मैं बहुत ही बल्कि प्लेटफॉर्म्स में आके बोलती हूँ, जब मुझ जैसी स्त्री इस तरह से सोचने लगती है किसी जगह पर पहुंचकर, तो बाकी स्त्रियां जो कि इतनी ज्यादा वोकल भी नहीं हैं, उनके तो क्या हाल होते हों। जी जी। कानून की दृष्टि से जहां तक है तो वहां बहुत कम लॉज आए हुए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस है, वो एक महत्वपूर्ण ढांचा है। पॉश की चेयरपर्सन मैं भी रही हुई हूँ, जब मैं जॉब करती थी तो मैं हमारा नॉर्थ जोन था, उसकी मैं चेयरपर्सन रही हुई हूँ। बहुत सारे पॉश केसेस हमने निकाले हैं और वो भी फ्लर्टेशन, हैरासमेंट, और वहां पे भी जो लड़कियां जो पॉश केसेस करती थी, कहीं पे मतलब उनके साथ गलत हो रहा होता था, लेकिन वो जो गलत हो रहा है उसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी उन लड़कियों के कंधों पे होती थी, जो कि कई बार प्रूफ नहीं होते हैं इन चीजों के। तो किस तरीके से हम लोग पॉश में हम लड़ते थे उन लड़कियों के लिए, उन केसेस को हम ढूंढते थे। हमारे साथ एक हाई कोर्ट की लॉयर होती थी, हम लोग ढूंढते थे कि किस तरीके से मतलब पहले तो यही समझना होता था कि क्या सच है और क्या झूठ है, और जब हमें सच पता चलता था कि हाँ ये सच है, तो हम फिर अपना जो हम उसके अंदर ना बहुत सारी अथॉरिटी दी हुई है, क्योंकि आईपीसी कि उसके अंदर वो भी हैं, अथॉरिटीज हैं कि आप किसी का मेल वगैरह सब चेक कर सकते हो, व्हाट्सएप चेक कर सकते हो, वो सारी अथॉरिटी उस सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी को। तो वो बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसमें कि अगर कोई वर्क प्लेस में किसी लड़की के साथ होता है तो उसको तो बिल्कुल आगे आना चाहिए और इस लॉ का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये लॉ बहुत अच्छा बना हुआ है। तो एक चीज और है कि जो लॉ है ना वो इंटेंट नहीं पर इम्पैक्ट को देखता है। तो कहते हैं ना कि अगर कोई कहते हैं ना कि लॉ के अंदर कोई कहता है कि भाई मेरी तो इंटेंशन नहीं थी ये काम करने की, लेकिन अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाता है कि नहीं इस लड़की को परेशानी हुई, तो जो लॉ है ना वो आपकी इंटेंशन नहीं देखेगा, वो इम्पैक्ट देखेगा कि कौन कौन विक्टिम है, किसके ऊपर प्रभाव पड़ा। तो इसलिए जो लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं कृपया करके ना लें, क्योंकि कानून सख्त है। और ठीक है, बाकी
इसके अलावा जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती हैं, उनके पास भी आप जा सकते हो। ये सब वर्क प्लेस की बात है। इसके अलावा भी हमारे जो कानूनन हमारे पास टोल फ्री नंबर है वुमेन का, वो सब तब होता है जब एक औरत एक्शन लेना चाहती है। असल में क्या होता है, हम लोग जुडिशरी सिस्टम में पढ़ना भी नहीं चाहते। तो कानूनन तो हम लोग थोड़ा पीछे, एक कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि जुडिशियली में आप एक बार पढ़ गए तो आप खुद भी उस ट्रैक पर फंसते हैं। तो कानून से ज्यादा मैं ये कहूंगी कि एक नैतिक जिम्मेदारी है दोनों पक्षों की। मतलब उस पक्ष की जो कि कर रहा है फ्लर्टेशन, उसकी काफी नैतिक जिम्मेदारी आती है कि एटलीस्ट वो जो स्त्री से बात कर रहा है तो एक अपनी बाउंड्री समझ के बात करे, वैल्यू दे उस स्त्री के रेस्पेक्ट को। मैं आपको आप लोगों से शेयर करती हूँ। मतलब फ्लर्टेशियस एक्टिविटीज तो बहुत हुई है लाइफ में, बहुत हम लोग ने इग्नोर कर दिया, और हमारी तो आदत है कि हम लोगों को पता है फ्लर्टेशियस एक्टिविटीज कैसे करके ठीक करनी होती हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो स्त्री, कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी पुरुष को बहुत सम्मान दे रहे हैं, बहुत सम्मान, इनफैक्ट आप अपने इवेंट्स करा रहे हैं उनको बुला के, बहुत रेस्पेक्टफुली आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो अपनी मतलब मानसिक उससे उतर ही नहीं पाते, हट ही नहीं पाते। पहले तो वो कहेंगे कि भाई आप से तुम पे आइए, फिर हम दोनों दोस्त हैं। तो आप इन चीजों को अगर नेग्लेक्ट करते भी रहते हैं कि चलो हम इनको सालों से जानते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते, फिर एक दिन अचानक आप उनको यूपीआई आईडी भेजते हैं। यूपीआई आईडी में एक नंबर होता है जो कि कहीं पे सेक्सुअली रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, वो नंबर, और आप उसको डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ। मतलब आप इतना इतना गिर जाते हैं आप, मुझे नहीं पता, वो भी शायद सुन रहे होंगे ये क्योंकि इस चीज ने मुझ पर बहुत प्रभाव डाला, और मैं इग्नोर कर रही हूँ। कितना इंसान इग्नोर करेगा? मैं इग्नोर कर रही हूँ कि मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं करना चाहती हूँ, बट वो करना चाहते हैं। वो कॉल करते हैं कि नहीं मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा। मतलब क्या क्या सोच है? आप ये तो सोचिए आप किस स्त्री के साथ कर रहे हैं इस तरह की बातें, जो आपको हमेशा रेस्पेक्ट करती है, वो आपके इवेंट्स कराती है। मतलब ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है हमको, फिर भी हम उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं पे कोई मर्यादा की लाइन होती है कि नहीं होती है? कोई रेस्पेक्ट होता है कि नहीं होता है किसी स्त्री के लिए? तो ये क्यों नहीं समझ में आती है? तो ये जो नैतिक दृष्टि से, बहुत ज्यादा नैतिक दृष्टि से एक इंसान को ये सोचना चाहिए कि हर संवाद में कैसे सम्मान रखना चाहिए, संवेदनशीलता को रख करके कैसे बात करनी चाहिए। हम लोग जो फ्लर्टेशन के आचरण को बहुत नॉर्मल और हार्मलेस फ्लर्टिंग कह करके नजरअंदाज करते हैं, हमको ये मानसिकता बदलनी होगी, और हमको ये स्वीकार करना होगा कि अगर कोई असहज महसूस कर रहा है, तो पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता, चलो असहज महसूस करना तो सेकंड स्टेज हो गई, फर्स्ट स्टेज में ही आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मतलब क्या आप अपने अंदर से परेशान है क्या? और अगर हैं तो आप उस तरह की स्त्रियों को ढूंढिए ना, हो सकता है मिल जाएंगी। बट अगर आपको किसी स्त्री के बारे में मालूम है कि वो इस तरह की नहीं है, तो आप किस लिए कर रहे हैं? तो यही है कि खैर, तो ये जो कानून की आपने बात करी है ना, तो कानून में बहुत सारी पॉलिसीज अभी नहीं है, जो कि एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी बननी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए लोगों की, सेंसिटाइज करना चाहिए। जैसे कि आज हम लोग ये जो हम लोग कर रहे हैं वेब डिस्कशन, ये करके हम एक तरीके से सेंसिटाइज कर रहे हैं इस टॉपिक पर दोनों पक्षों को। तो इस तरह के एफर्ट्स करने चाहिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन लोगों को करना चाहिए, और ट्रेनिंग देनी चाहिए, बाउंड्रीज, क्योंकि लोगों को जो चीज लोग बहुत इसको नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं, उन लोगों को, और जो लोग लीडरशिप में हैं, जो लोग प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, आई थिंक उन लोगों को आगे आना चाहिए, और एक इस चीज के बारे में एक जीरो टॉलरेंस वाली जो पॉलिसी है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि इट इज जीरो टॉलरेंस, और ये सब करने की कोई जरूरत नहीं होती। और तो जी निवेदिता जी, बढ़िया, मतलब स्ट्रिक्टर लॉज भी होने चाहिए, अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए मेरे हिसाब से, और ये नीतियां जो हैं, और जवाबदेही होनी चाहिए मुझे। जी जी बिल्कुल। जी। तो
ये मैं थोड़ा अच्छा, मैं मेरे ख्याल से कुछ मेरे को कमेंट्स आज पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं खुलकर, खासकर स्त्रियां। सो दिवाकर आयाची कहते हैं, सुरेखा अग्रवाल, पहले पीड़ित की प्रशंसा ही होती है, फिर संवाद। सुरेखा अग्रवाल जी कह रही हैं, आगे बढ़ने की होड़ के साथ मंच पर उपलब्धि बड़ा कारण। दिवाकर आयाची जी कह रहे हैं, यह रोग अंतर्जाल से ज्यादा ही हुआ है। पुष्पा कान्याल जी कह रही हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं, कुछ महिलाएं भी इसी कैटेगरी में आती हैं। एक महिला ने मेरे फौजी स्टूडेंट को, जो अब कैप्टन है, को एक लड़की ने घूमकर खा पी कर गिफ्ट लेकर छोड़ दिया। अब वो डिप्रेस्ड है, कल रोया था। जी। दिवाकर अयाचित जी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में भावनात्मकता अनजान व्यक्ति के पाले में आती है, तब किसे दोष दें, जबकि बुजुर्ग भी हमेशा यही सलाह देते हैं। अच्छा, हम लोग ना सवाल बाद में लेंगे। पूनम शर्मा जी कह रही, किसी को समर्पित गीत करने की जरूरत ही क्या है वैसे। वही तो पुष्पा कन्याल जी कह रही, बहुत सुंदर चर्चा। कविता काव्या सखी जी कह रही, कवियों कवित्रियों का ये पेट वाक्य होता है कि ये रचना मैं फला फला को समर्पित करती हूँ। पुष्पा कन्याल जी कह रही है, इग्नोरेंस इज अ क्राइम। पुष्पा कन्याल जी कह रही है, सच एक्सेप्टेंस बाय फीमेल कॉज प्रॉब्लम फॉर द होल वुमेन कम्युनिटी। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट इंटेंशन एंड इम्पैक्ट। जॉली ऋतु शर्मा जी कह रही है, बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ऐसे विषयों पर बातचीत होनी चाहिए। इस पटल को साधुवाद, बहुत अच्छा टॉपिक लिया। पूनम शर्मा जी कह रही हैं। पुष्पा कन्याल जी कह रही हैं, मेहंदी हसन की गजल, रफ्ता रफ्ता वो मेरी जी। मेंटली सिक दे आर, पुष्पा कन्याल जी कह रही है। नवजोत सिंह नागरा जी कह रहे हैं, वेरी वेल एलाबोरेटेड। ओके, वेरी वेल सेट पुष्पा निवेदिता। पुष्पा कन्याल जी कह रही हैं। वीना कुमार जी कह रही हैं, बहुत सार्थक चर्चा। ओके, सुरेखा जी, सवाल बाद में, सवाल तीसरे उसमें आएगा। अब मैं आती हूँ निवेदिता श्रीवास्तव जी, जो कि थोड़ी आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी हम उनको धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे बीच में आई है। निवेदिता श्रीवास्तव जी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट में इन्होंने काम किया है और काफी अच्छा प्रोफेशनल इनका एक्सपीरियंस है। और इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं, लिटरेचर में बहुत, युगानुगुंज में भी बहुत काम कर रही हैं। और खासकर मैं कहती हूँ, युगानुगुंज का प्लेटफॉर्म में जितनी एक्टिविटीज होती हैं और जितने आप सबको इन्होंने बिजी रखा हुआ है वहां पर। तो निवेदिता, आपसे मैं 2 सवाल लेकर के आई हूँ। तो पहला सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति बार बार फ्लर्टेशन या संकेतपूर्ण व्यवहार झेलता है, तो उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? क्या यह प्रभाव उतना ही गंभीर हो सकता है जितना खुले तौर पर होने वाले उत्पीड़न का? जी निवेदिता। जी, सभी को मेरी नमस्ते। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा, ये बहुत ही अच्छा और संवेदनशील एक सवाल है कि ये बहुत, मुझे लगता है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक वास्तविकता को भी ये छूता है। देखिए, कभी भी जब आप धीरे-धीरे आप बहुत अनचाहे इशारे सहते हैं, संकेतपूर्ण इशारे सहते हैं या असहज करने वाली चीज़ें सहते हैं, तो धीरे-धीरे क्या होता है, ये आपके जो प्रभाव, इनका ऐसा डलता है कि आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मसम्मान, सुरक्षा बोध जो आपकी है, मतलब इनसिक्योरिटी, ये इन चीज़ों पे इनका असर होने लगता है। ये इसके लिए इस पॉइंट पे मैं एक अपना छोटा-सा अनुभव देना चाहूँगी। एक्चुअली 2 अनुभव देना चाहूँगी। एक जो है वो मैं बहुत यंग थी, स्कूल डेज़ में 17-18 साल की उम्र में, 12th में। तो एक कोई था स्टूडेंट, को-स्टूडेंट, जो मतलब विदाउट माई वांटिंग इट, मैं ऑब्वियसली क्यों चाहूँगी, नॉर्मल बातें देखिए अलग होती हैं, पर वो कुछ ऐसा उसका व्यवहार था, कुछ ऐसा क्लास में बैठे-बैठे कुछ ऐसे लुक्स थी, फिर ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन करना, और कन्वर्सेशन में कुछ ऐसी एडमिरेशन वाली बातें, जैसे कुछ भी आप मतलब छोटी-छोटी ऐसी बातें जिसमें उसका मतलब आपको लगेगा कि व्हाट इज़ द नीड ये चीज़ कहने का, ये पूछने का। और एक ऐसी चीज़ थी जैसे आपको लगेगा कि क्या कैजुअल इसने किया, जैसे उसने नोटबुक माँग ली आपसे। अब नोटबुक, आप नोट्स कैसे ना दो, नोट्स देते हो तो वो उसका उँगली आपसे छू जाती है। अब आप ये इतना मतलब
और आईज में लुक कैसी होती है। तो आप इस पे आप कुछ सवाल नहीं उठा सकते, आप कह नहीं सकते कि भाई ये तुम ये क्या कर रहे हो, बिकॉज वो कहेगा ये तो मैं नोटबुक ले रहा था, वो तो कुछ भी हो सकता है ना। और इस तरह की व्यवहार की कहीं स्कूल कॉरिडोर्स में कभी अकेले मिल गए तो कुछ भी कमेंट कर देना, तो ये बहुत उस टाइम, लेकिन मैं ऐसे स्टेज में थी इतने यंग एज में कि ऑब्वियसली मुझे पता नहीं था कि ऐसे क्या रिएक्ट करें, और मैं अपने आप को भी डाउट करने लगी कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ क्या, मैंने इज इट ओवर रिएक्शन कि भाई वो सही में ऐसे मतलब लाइटली ले रहा है और मैं उसको सोच सीरियस। लेकिन एक अंदर की वाइब तो भाई यंग एज में भी आ जाती है कि कौन आपको सही तरह से बोल रहा है, कौन सही नजर से देख रहा है। पर वो जो प्रभाव में उस टाइम मेरे पे पड़ा ना, वो मुझे नर्वसनेस, घबराहट, मुझे ये लगता था मैं किसी तरह अवॉइड करूँ। अब क्लास में तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता था कहीं पानी पीने जा रहे, कहीं कॉरिडोर में ना मिल जाए, तो एक तरह की घबराहट हुई। और ये बिल्कुल मतलब आपका मानसिक और वो तनाव बढ़ा देती है। तो मैं कहती हूँ एक प्रभाव ये भी होता है कि मानसिक स्तर पे आप पे प्रेशर पड़ने लगता है, और आप फिर क्या करते हो कि आप एक दूरी बनाना चाहते हो। आप वैसे माहौल, वैसे व्यक्ति से मतलब एकदम चाहते हो कि वो सिचुएशन आए वो आप अलग रहना चाहते हो। और इस तरह से अगर होता रहे तो आप मतलब किसी भी और ऐसी स्थिति में आप अकेलापन ढूंढते हो, मतलब यू वांट टू बी अवे फ्रॉम दैट, उस तरह का माहौल। तो एक ये उस टाइम रहा। लेकिन वो जो मेरे में जो अपने ऊपर उस टाइम इनसिक्योरिटी लगी, सुरक्षा बोध, मुझे लगा आई एम इनसिक्योर, कहीं पे भी मुझे रोक लेगा, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कह सकता है। दूसरा मुझे घबराहट होती थी, नर्वसनेस। अब यही चीज आप आगे आ जाइए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, व्हेन आई वाज से 47 48, अब कलीग्स होते हैं, अच्छे से ही बात होती है भाई, मेन कलीग भी होते हैं, वेमेन भी होते हैं। तो एक शख्स से जो मतलब बातें तो सही से करते थे, लेकिन उनके भी टॉक्स में कभी लगता था कि जबरदस्ती का कोई कमेंट दे दिया, एप्रिसिएशन कर दिया, कुछ कर दिया। और एक एक एप्रिसिएशन एक डिफरेंट तरह का होता है, वो विमेन को हर औरत को वो वाइब आ जाती है कि किस नजरिए से कहा जा रहा है, किस नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन अब वो 18 साल की निवेता श्रीवास्तव और वो 48 इयर्स की निवेता श्रीवास्तव में फर्क देखिए कि मैंने जब एकदम मुझे कंफर्म हो गया कि ही इज फ्लर्टिंग विथ मी और आई एम नॉट लाइक, मुझे नहीं पसंद है, तो मैं क्यों सहूं। तो मैंने उनको साफ शब्दों में कहा, वो उस टाइम 50 प्लस है, मैंने कहा कि आपको क्या 50 प्लस सिंड्रोम चढ़ गया है, मैं नाम नहीं ले रही, 50 प्लस सिंड्रोम मतलब आप क्या, आप वापस अपनी उसमें जा रहे हो कि जो पहले के आप में वो एड्रेनलिन फिर से फ्लो कर रहा है कि आप किसी को भी हाँ मतलब मैरिड आदमी वो आपको क्या मतलब जरूरत है। तो मैंने उनको अपनी प्लेस में जैसे कहते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन ऐसे एक फ्लावर दिया, रोज दिया, सिंगल रोज, मैंने वही वापस कर दिया। मैंने कहा ये क्या मतलब है। और मैं हर कुछ अगर वो ऐसा करते 3-4 बार मैंने कहा भैया 50 प्लस सिंड्रोम आप अपना थाम के रखिए और मतलब वी आर जस्ट कलीग्स। तो ये दो जो ये जो दो तरह की, एक निवेदिता 18 साल की, एक निवेदिता ऑलमोस्ट 50 की, ये जो आत्मविश्वास बढ़ा, तो यही प्रभाव सब आता है कि आप बिल्कुल ही आपके मानसिक लेवल पे तनाव बढ़ जाता है, आप चाहते हो दूरी बना के रखें। इस तरह से ना ये सिचुएशंस जो हैं, ये फ्लर्टेशन बहुत हैरेसिंग हो जाता है। मनोवैज्ञानिक जो इसमें हैरेसमेंट होती है, वो उत्पीड़न जो होता है, वो काफी मतलब एक हिसाब से गंभीर ही कह सकते हैं, वो कई लोगों में बहुत असर कर देता है। तो उसने मतलब यंग एज में तो मुझे काफी वो कर दिया, मैं सहम गई थी, सही वर्ड यूज करो तो काफी टाइम तक मैं सहम जाती थी, मैं अवॉइड करती थी। और बाद में अनुभव होते 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 इतना दम आ गया कि नहीं, अगर कुछ गलत है तो बोलो, कम फॉरवर्ड, असहमति दो अपनी। तो मुझे लगता है काफी प्रभाव छोड़ता है। बहुत 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 अच्छा अच्छी बात। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत और सही बात कही आपने। सच बोला आपने कि भाई कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है आजकल की जो जनरेशन की जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो लोग नॉनसेंस बर्दाश्त करती नहीं और हमसे कहीं ज्यादा बेहतर भी हैं। तो लेकिन क्या होता है ना, हम लोग जैसे बड़े हुए हैं ना, हमारी एज के लोग,
तो हम लोग काफी दब दब के बड़े हुए हैं, और हम लोग वैसे ही बहुत कम बोलते थे, चीजों का विरोध करना नहीं आता था हम लोगों को। और वहीं हमारे जो पैट्रियार्की इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो मेरे को लगता है कि फ्लर्टेशन का एक रीजन भी है कि जो ये पैट्रियार्की है, कि कैसे करके हमारी सोसाइटी में लड़कों को बड़ा किया गया और कैसे करके लड़कियों को बड़ा किया गया। मतलब छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी भी फैमिली में हमारे जमाने में अगर लड़का तो आता था कि मैंने इस लड़की को कुछ बोल दिया या मेरी ये गर्लफ्रेंड है, तो माता पिता बहुत गर्वान्वित महसूस होते थे कि अरे देखो मेरे लड़के की तो इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं। और अगर लड़की का कहीं से भी अगर पता चल गया कुछ भी, तो उसको आके सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, बस बात ना यहीं पे रुक जानी चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो वही है ना, उनके लिए खुला मैदान, और लड़कियों को आप दबा दबा के रखो। तो वही पैट्रियार्की में वो ऐसे ही बड़े हुए पितृसत्तात्मक माहौल में, और वो जब हमारी उम्र तक भी पहुंचे हुए हैं, ये 50 के ऊपर 50 और 60 साल के लोग भी जो आज की डेट में खुले घूम रहे हैं और किसी के भी साथ फ्लर्ट करे जा रहे हैं, क्योंकि वो वैसे ही संस्कार मिले उनको बचपन से, तो वो वैसे ही बड़े हुए हैं, उनको ये चीजें गलत थोड़ी ना लगती हैं, बचपन से ही उनको सिखाया गया है। तो बात ये है कि आप कम से कम अब आप लोग दादाजी वगैरह बन रहे हो, कम से कम अपने पोते पोतियों को ठीक से बड़ा कर लेना, कि मतलब पोतियों को भी उतनी स्पेस दे देना जितना आप पोतों को दोगे। तो मतलब कम से कम कहीं पे तो इसकी सुधार की शुरुआत हो। बिल्कुल। ऐसे लोगों को अपनी सीमाएं और गरिमा बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जी निवेदिता जी, देखिए सबसे पहले तो आप दृढ़ स्वर में उसी टाइम अपनी असहमति दिखा दें। अब कि आपको ये चीज पसंद नहीं है, आप उसी टाइम उसको जिसे कहते हैं रोक लगा दें। दूसरी बात है कि आप जैसे सीमाएं ऐसे तय कर सकते हैं कि जैसे आप किसी संस्थान में हैं, तो जैसे आपने भी मेंशन किया, जो पॉश है या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, तो इसमें अपने आप दर्ज करें शिकायत। अच्छा, शिकायत दर्ज करने के लिए भी, लेकिन आप मेरे हिसाब से आपको कुछ फैक्ट्स चाहिए ना, कुछ साबित करने के लिए, तो एक रिकॉर्ड रखें कि इसने, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ तो आप रिकॉर्ड रखें, इस तारीख को उसने ये कहा और मुझे लगता है इस इंटेंशन से कहा। तो जैसे जब आप शिकायत दर्ज करेंगे तो उसमें आपको साबित करने में थोड़ी सी आसानी होगी। दूसरा, आप किसी को भरोसे में ले सकते हैं, कोई दोस्त हो, कोई सहकर्मी हो, परिवार का कोई हो, आप खुल के बताइए, आप संकोच नहीं कीजिए, नॉर्मल वे में एक उसको बताइए कि भाई ये ऐसे ऐसे है और ऐसे मुझे ये लगता है कि ये मुझे ऐसे हरास कर रहा है या ऐसे फ्लर्ट कर रहे हैं। तो इससे भी आप मतलब किसी भी भरोसेमंद से आप उससे शेयर कीजिए। तीसरा कि अगर आप कर सकते हैं, जैसे आज हम वेब डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है कि सामूहिक रूप में आवाज उठाइए। एक आप सीमा वैसे भी तय कर सकते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप अवेयरनेस इसके लिए रेज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं किसी को कि इसको ऐसे मत लो, दबो मत, दृढ़ रहो, असहमति दिखाओ, है ना, खुल के बोलो, आगे आओ। तो मुझे लगता है इस टाइप की सीमाएं आप वो कर सकते हैं, और बाकी कानून की मदद तो ले ही सकते हैं अगर ज्यादा आपको लगता है। तो जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। और मुझे ये लगता है ना कि जो फ्लर्टेशन लोग करते हैं ना, वो एक मास्क लेकर के रहते हैं। तो एक मास्क, एक भलमानस का एक मास्क लगा के और फिर वो हरकतें करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि बहुत डरपोक भी होते हैं। जैसे जिनको मैंने टोका, जिन्होंने भी करा, और मैंने जिनको बिल्कुल ब्लंटली टोका ना, उसके बाद से उन लोगों की नजर मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती है। मतलब वो इतने डरपोक होते हैं, क्योंकि फ्लर्टेशन करने वाला जो इंसान होता है ना, वो बहुत साइलेंट, कहते हैं ना साइलेंट किलर, साइलेंट क्रिमिनल होता है वो आपको रोशनी में नहीं दिखेगा। बट बात ये कि और कहीं पे उसको बहुत जायज लगता है, उसको लगता है कि मैं क्या हर्ट कर रहा हूँ, बट वो हर्ट हो रहा होता है, रेस्पेक्ट कहीं पे हर्ट हो रही होती है। बहुत अच्छा। सामने आने से डरता है, सामने आने से वो डरता है। आपने जो कहा ना, वो डरपोक होता है सामने आने से। तो वो चीज आप
इसलिए आप मतलब कहिए, आप खुल के कहिए अगर आपको ऐसा लगता है। बिल्कुल। जी। हम पारुल जी के पास आते हैं। पारुल शर्मा जी हमारे बीच में जुड़ी हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है। पत्रकारिता में इनकी बहुत अहम भूमिका है, बहुत योगदान है, इन्होंने सारा जीवन बहुत योगदान दिया है पत्रकारिता में। और पारुल जी बहुत अच्छी डेप्थ वाली कविताएं भी लिखती हैं। पारुल शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो पारुल जी, आज इस महत्वपूर्ण विषय में आप हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी है। तो पारुल जी, आपके विचार में समाज में ये सोच बदलने के लिए कि फ्लर्टेशन हानि रहित है, क्या ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं? जी पारुल जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया निवेदिता जी और मेरे सभी मंच के साथियों, आप लोगों का बहुत तहे दिल से स्वागत है और बहुत आभार है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी तरह से फ्लर्टेशन की जो बात है उसको प्रेज़ेंट किया है और उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी मतलब कि बहुत गहरे तरह से उसकी विवेचना की है सबने अपने तरीके से। मैं भी कुछ अपनी छोटी समझ से ये कहना चाहूँगी कि अगर इसको हम हानि रहित तो कतई नहीं कह सकते, क्योंकि एक ऐसा अशोभनीय कृत्य है समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति कि आप अपने शब्दों से, कर्म से, अपनी हरकत से, व्यवहार से किसी को मानसिक पीड़ा पहुँचा रहे हैं। और आजकल तो क्या है कि आप किसी को लिखित तौर पर भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी कुछ ऐसी टिप्पणियाँ कर देते हैं, जो कि मतलब कि सार्वजनिक तौर पे भी आपको जो आपके मित्र मंडल हैं उस ग्रुप में, उनके सामने बहुत ही लज्जित-सा महसूस करने पे मजबूर कर देते हैं। तो ये बहुत हानि रहित तो कृत्य हो ही नहीं सकता, फ्लर्टेशन जो है। किसी से फ्लर्ट करना या ये सोचना कि मैं इस स्त्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, है ना? और उसे कंटिन्यूअसली आप देखते रहेंगे, कहीं उसे वो निकलेगी, तो भी आप मुड़-मुड़ के उसको देखेंगे, तो वो भी एक फ्लर्ट करने का तरीका है। कभी अचानक आपको किसी सभा में किसी स्त्री से मिलने का मौका मिला, तो आपने हाथ मिलाते ही उसका हाथ कस के दबा दिया। और या फिर आपने क्या किया कि 4 जनों के सामने खड़े होके कंधे को पकड़ के सहलाने की कोशिश की। तो ये जताने के लिए कि मैं ही तुम्हारा सबसे घनिष्ठ मित्र हूँ या मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक हूँ और देखो मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे आस-पास इसीलिए रहता हूँ कि तुम सुरक्षित महसूस करो। लेकिन ये सब उसके जो हरकतें हैं, उस व्यक्ति की, उस महिला के प्रति, ये मतलब कि कहीं से भी उसकी प्यार की या उसके विश्वास की या उसकी दोस्ती की निशानी नहीं कही जा सकती, नहीं मानी जा सकती। और इस तरह से जो परिचित महिला के लिए जो सहज-सुलभ उपलब्ध होने की जो मानसिकता है, ये उसका मानसिक विकार है उस व्यक्ति का, उस महिला के प्रति। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि जब मतलब कोई भी व्यक्ति मैं अपने लिए भी कहती हूँ कि मेरे पास इस तरह से अप्रोच करता है या एक सीमा को लांघ कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो मुझे समझना चाहिए कि यह उसकी नीयत में क्या है, खोट है उसकी नीयत में। वो मतलब कि फ्लर्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो फ्लर्ट के भीतर भी कुछ उसकी कुत्सित मानसिकताएँ हैं उसके कृत्य में, जिससे कि हम कभी भी परमिशन नहीं दे सकते, है ना? इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फ्लर्ट के करना जो है जैसा कि आपने मुझे जो प्रश्न दिया निवेदिता जी के ये फ्लर्टेशन जो है हानि रहित है और समाज में इसकी सोच को कैसे हम बदल सकेंगे? तो समाज में जो हम सोच बदलने की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आप किसी भी समुदाय में हैं, किसी भी सभागार में हैं या किसी भी कार्यालय में हैं, तो सबसे बड़ा जो है कि वुमेन शुड बी गेट रिस्पेक्टेड, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। अगर हम मतलब कि अपने सहयोगियों को अपने कार्य क्षेत्र में अपनी महिला सहयोगियों के प्रति इज़्ज़त का भाव नहीं रखते, तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब कि आपकी दृष्टि जो उनके प्रति जो है, वो निर्दोष नहीं मानी जा सकती। तो सबसे पहले तो उनकी ग्रूमिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि वो अगर कहीं काम करने निकले हैं या 4 लोगों के बीच में अगर 2 महिलाएँ भी साथ में काम कर रही हैं, आपके साथ खड़ी हैं, तो आपको मानना चाहिए कि आपको उनको कैसे इज़्ज़त देनी है। वह स्त्री को किस तरह से, किस दृष्टि से देखते हैं, इसके लिए भी हमारे को ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। अगर हम कहें कि बहुत ये हास्यास्पद बात है कि इतने उम्र में आके हम मन पुरुषों को ये समझाएँ, तो जैसे आपने कहा निवेदिता जी पहले कि सत्तात्मक समाज है हमारा पैट्रियार्ची,
तो उसमें जो है घर के स्तर से ही ये समझाना होगा कि ये आपकी बहन है, पत्नी है, माँ है, या ये बाहर निकल के आपकी सहकर्मी है, तो आप उसको कैसे सहयोगी के रूप में सहयोगी दे सकते हैं। दूसरा यह है कि अगर स्त्री को ये लगता है कि कोई परिचित है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है, मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? तो कोई रिश्तेदार है, कोई परिचित है, कई बार ऐसा होता है कि आपको अनजान व्यक्ति से ही खतरा नहीं होता, अपने परिवार में भी खतरा होता है, और कई ऐसे उदाहरण भी निकल कर सामने आते हैं जो खबरें बनती हैं बाद में। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को भी, किसी महिला को व्यवहार अच्छा नहीं लगता, तो उसे, जैसे कि निवेदिता श्रीवास्तव जी ने भी कहा कि निसंकोच निसंकोच मतलब कि उसको उसको समझा देना चाहिए कि मैं तुम्हारे इस इशारों को, तुम्हारे इस स्पर्श को और तुम्हारी इस तरह की अनैतिक हरकतों को समझ रही हूँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और जो मतलब कि पहली बारी में अगर आप इनकार कर देंगे, तो मतलब कि आप शायद अपने को सुरक्षित रख सकेंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और समाज में बदलने की जहां तक बात आती है, तो मैं, जैसे मैंने कहा कि हमें मतलब कि किसी भी पुरुष को, किसी भी ऐसे समुदाय में लोगों को हमें प्रशिक्षित करने की जरूरत है। अब जैसे संध्या जी ने भी जिक्र किया था प्रतिशत का, लेकिन मैंने, क्योंकि एक पत्रकार के तौर पे जब आपकी दृष्टि जाती है किसी भी विषय पे, तो आप मतलब उसको ये तय करने की कोशिश करते हैं कि मतलब कि उसका प्रतिशत क्या है। तो इसमें हम लैंगिक समानता की बात को मद्देनजर अगर रखते हैं, तो इसमें ये बहुत ही अजीब सी स्थिति निकल के आती है कि कितने प्रतिशत पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं जो कि फ्लर्ट के इस अनैतिक कार्य में करके अपना अधिकार मानते हैं कि हमने अगर किसी फ्लर्ट किया तो हमने मतलब कि कोई गलती नहीं की, कि इसमें ये बहुत निंदनीय है। और अमूमन आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं से ज्यादा पुरुष ही इस असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। इसलिए फ्लर्ट करने वाले को ये सोचना चाहिए, जैसा कि मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, कि अगर, जैसे मैंने पहले कहा कि हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत है अपने, जब मतलब कि आप घर से निकलते हैं, वो आपका बच्चा, चाहे वो मतलब कि बेटा है, भतीजा है, जो भी है, तो उसको आपको इस तरह से मानसिक तौर पे तैयार करना है समाज में अपने को प्रस्तुत करने के लिए, कि जब वह कोई कार्य ऐसा करे तो उसको ऐसा लगे, उसकी आत्मचिंतन में या उसकी मस्तिष्क में ये बात आए कि मैं जो ये व्यवहार करूंगा या कर रहा हूँ, या जिस तरह से मैं अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या यह उचित है, क्या यह किसी को मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचा सकता है, या वो महिला, वो बच्ची मेरे प्रति किसी तरह का घृणा का भाव रख सकती है। और फ्लर्ट करने पर कि महिला ने उसको रोक दिया और अपनी अरुचि जाहिर करी, तो पुरुष को, रिश्तेदार को, दोस्त को, उसको अपनी समय सीमा और अपनी मर्यादा का ज्ञान हो सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, अपने, अगर ज्यादा ही कुछ होता है और ऐसा है कि वो व्यक्ति जो है 4 लोगों में नोन है आपके सर्कल में, वो नहीं मानता, तो आपको मतलब कि अपने सर्कल के दोस्तों को, परिवार को, रिश्तेदारों को और आस पड़ोस में उस व्यक्ति के बारे में जरूर बताना चाहिए, जिससे कि वो एक्सपोज हो, उसकी हरकतें एक्सपोज हो, जिससे और लोग भी अलर्ट हो जाएं, और जब कोई वो ऐसी चेष्टा उसके अलावा कुछ और से भी करने की कोशिश करे, उसको एक अच्छा जवाब दिया जा सके। और अगर ज्यादा ही अति होती है, मैं समाज की भी बात करूं, अगर ज्यादा ही अति होती है, तो ठोस कदम उठाने के लिए, जैसे निकिता ने कहा था कि आप लोगों को कानून और पुलिस का सहारा भी अगर लेना पड़े, तो उसमें भी हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की बात है, अगर आपको मना करने से, आपके समझाने से अगर वो मान जाए व्यक्ति,
तो बहुत ये हमारे लिए एक उपलब्धि जैसा होगा। समाज जो है वो किसी एक के कहने से या किसी एक के करने से, एक के समझाने से नहीं बनता। समाज के लिए हमें एकजुट होना पड़ता है। तो अगर मुझे प्रॉब्लम इस तरह की कुछ सामने आती है तो, और खास तौर पे अगर स्त्रियां घर से बाहर निकलती हैं, सुरक्षा में अपने को मजबूत कर रही हैं हर तौर पे, तो उसके लिए उन्हें कानून का सहारा भी अगर लेना हो तो सीखना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि फ्लर्टेशन जो है ये आपके किसी के भी मानसिक और शारीरिक हिम्मत को तोड़ देता है, और आप मतलब कि उसके गहरे पे फंसते चले जाते हैं, उसकी सोच में लगातार डूबते उतरते चले जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए आपको मजबूती से खड़ा होने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, मेरा ये मानना है। जी निवेदिता जी। जी पारुल जी, बहुत आपने बहुत सूक्ष्म तरीके से और सारी चीज़ों के ऊपर आपने इसको अपना दृष्टिकोण दिया, और बहुत अच्छी तरीके से आपने अपनी बात रखी, और डिफरेंट तरीकों से कि अलग अलग तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हम इसका सामना भी कर सकते हैं, फ्लर्टेशन का। इसके आगे थोड़ा-सा हम ये भी जानना चाह रहे थे कि कैसे हम अपने संस्थानों, कार्यस्थलों और इसका थोड़ा आंसर आप ऑलरेडी दे चुकी हैं, फिर भी अगर आप थोड़ा-सा और विस्तार में बता पाएँ कि डिजिटल माध्यमों में अगर ऐसा कोई वातावरण क्या हम बना सकते हैं, जहाँ आकर्षण नहीं लेकिन सम्मान को प्राथमिकता मिले, कि लोगों को लगे कि भई स्त्री को रिस्पेक्टफुली नज़रों से देखना तो शुरू करो, कि हर स्त्री को आप रूपमती जो देखते हो वो बुद्धिमती भी है। रूपमती से बुद्धिमती तक का जी सफर कब जी शुरू करेंगे आप? जी। जी जैसे निवेदिता जी आपने पहले जिक्र किया कि मैं पत्रकार रही हूँ और मैं लेट नाइट एडिशंस में भी काम किया मैंने, मेरे साथ मेरी महिला सहयोगी भी रही। तो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि महिला नई नियुक्त हुई थी और रात्रि के 2 बजे उनकी पाली थी, शिफ्ट में वो काम था हमारा, क्योंकि न्यूज़पेपर शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटीज लगती हैं। कोई एक सहकर्मी ही था, पुरुष सहकर्मी, जो कि उनके साथ ड्यूटी में रहता था। 2-4 और भी रहते थे, लेकिन कोई एक व्यक्ति था जो उनके साथ ड्यूटी में रहता था। तो रात को गाड़ी मिलती थी ड्रॉप के लिए, तक जाने के लिए, रात को लेट नाइट सर्विसेज में। तो वो ड्रॉप करने जाती थी। तो एक दो बारी क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है वो उसको कुछ गाड़ी में भी बैठ के कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी तो उंगली से स्पर्श करना, कभी कुछ कहना। उसने अपनी सीट भी बदली, उसने आगे ड्राइवर के साथ बैठना शुरू किया पीछे। तो धीरे धीरे उसको समझ में आ गया कि ये मेरे को बहुत मतलब कि मेरे पीछे है और बहुत मुझे तंग कर रहा है। और जब भी कैंटीन में कहीं इधर उधर जरूरत पड़ती दिख जाती वो, तो वो मतलब पहुंच के अपनी सीट पे से पहुंच के, चलिए चाय पीते हैं, और आज तो आपने बहुत सुंदर कलर पहना है, आप बहुत सुंदर लगती है। कुछ भी मतलब कि जो भी उसको अपने मन से कहना है वो कह के छोड़ता ही था। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, फिर वो उसने गाड़ी से बोला कि मैं गाड़ी से कैसे जाऊंगी, रात में जाना भी है। तो उस लड़के ने क्या किया कि अपनी बाइक लेके आने लगा, वो सहयोगी बाइक लेके आने लगा। और उसको पता चल चुका था, क्योंकि उसने देखा था गाड़ी से कि इसका घर कहाँ है, तो ड्रॉप कहाँ होती है। और वो मतलब गाड़ी से जा रही है, वो बाइक से पीछे पीछे गाड़ी से जा रहा है। और जब वो ड्रॉप हो रही है, वो वहीं पे बाइक उसके घर के सामने रोक लेगा। तो एक दिन उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसने उसको वहीं पे थप्पड़ लगाया, और काफी मतलब महीना 1.5 महीना तो चुप रही। उसके बाद आके उसने एडिटर इन चीफ से कंप्लेंट की, और विशाखा एक्ट के तहत उसने लिखित कंप्लेंट दर्ज करी एचआर डिपार्टमेंट में उस व्यक्ति के खिलाफ। फिर बाद में, जैसे कि हम सब जानते हैं जो कॉर्पोरेट्स में रहते हैं, कि हैरेसमेंट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटीज वगैरह हर एक जगह होती हैं, हमारे मीडिया हाउस में भी हैं। तो वहां पे पूरी कमेटी बैठी, और ये देखा गया कि मतलब कि, लेकिन वही वाली बात है कि आप उसको प्रूफ कैसे करेंगे। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बता चुकी थी कि ऐसे ऐसे ये करता है, और इत्तेफाक से उसने उस दिन उसके हस्बैंड ने वहां से ऊपर से फोटो खींच लिया था। तो एक मतलब रिकॉर्ड बन गया था कि इस तरह से ये व्यक्ति जो है इसके पीछे पड़ा हुआ है, और फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और पूरा फ्लर्ट के साथ साथ फर्दर जो हाथ पकड़ना है वो
फिजिकल हैरेसमेंट की बात भी उसमें आती है। तो इसके साथ साथ ये हुआ कि वो कमेटी बैठी और बाद में उसको एक्सपेल किया गया, उसकी नौकरी खत्म हो गई उस लड़के की। काफी माफीनामा वगैरह मांगा, वो एक दूसरी स्टोरी है। तो इस तरह से जो है, तो सबसे पहले तो संस्थानों में और कार्य क्षेत्र में मेरा मानना ये है कि लेडीज को डिसीजन मेकिंग पावर में पोजीशंस पे अपॉइंट करने की भी जरूरत है, क्योंकि हर ऑफिस में हर जगह पुरुष का वर्चस्व इतना रहता है कि महिलाएं कुछ बोलना भी चाहती हैं या कोई डिसीजन लेना चाहती हैं या कोई खिलाफ जाना चाहती है, कंप्लेंट करना चाहती हैं, तो कुछ न कुछ एडिटर या जो आपके ऊपर आपके सुपीरियर्स हैं वो आपको कुछ ऐसा करके मलाइन कर देते हैं, माइल्ड कर देते हैं आपकी पोजीशन को, कि आप चुप हो जाती हैं। और कई बार महिलाओं के साथ ये भी दिक्कत होती है संस्थानों में कि वो चुप इसलिए भी रह जाते हैं कि उनको नौकरी जाने का खतरा होता है, आर्थिक रूप से, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी उनके ऊपर कुछ प्रेशर्स होते हैं। तो वो सोचती हैं कि हम मतलब कि अगर हमारे को कोई ऑफिस में सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज के लिए, तो हम मतलब कि आगे अपनी बात को, अपनी शिकायत को कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए बहुत तरह के कानून अब आ भी चुके हैं और मीडिया को गाइडलाइंस मिली हुई हैं। विशाखा एक्ट भी एक है जिसमें कि आप कानूनी तौर पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको उस एक्ट की, जैसे कि आपने निवेदिता चक्रवर्ती जी पहले कहा था कि जितने भी लॉज हैं उसकी जानकारी देना भी, महिलाओं को उसके प्रति करना भी, ट्रेनिंग देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब काम करने निकलते हैं या मतलब कि समाज में एक नॉर्मल की समाज में आप देखें, महिलाएं निकलती हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको कहते हैं कि पुलिस का ये नंबर है, आप इसे एक कॉल कर दीजिए, तो पुलिस फौरन हाजिर हो जाएगी, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल उसमें होता नहीं है। तो उस समय ऐसी मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न से वो व्यक्ति या वो महिला गुजरती है, जिससे कि उसको कैसे न्याय मिल सके, इस पे भी सोचने की जरूरत है। तो मेरा यही मानना है कि मतलब फ्लर्टेशन जो है ये वो कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता, और उसके लिए उसको उसको करने वाले को हम प्रेशर दें, या मतलब कि कई बार देखते हैं कि वो जाके बड़ी अपने दोस्तों के बीच में अपनी मतलब शेख ही बगाड़ते हैं कि देखो देखो वो मुझे ऐसे, जाके मैंने उससे ऐसा कहा और ऐसा कर दिया मैंने। तो ऐसी चीजों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, और इसको रोकने के लिए हमें बहुत ही गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छा पारुल जी, बहुत अच्छा आपने बोला और बहुत अच्छा लगा। एक एक कमेंट के थोड़ा सा मेरे को सही नहीं लगा। पुष्पा जी लिख रही हैं, यंग गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज फॉर देयर सेल्फिश रीजंस व्हिच गिव राइज टू सच पीपल। पुष्पा जी बहुत जनरलाइज कमेंट है, हो सकता है कि फ्यू ऑफ यंग गर्ल्स हो सकता है, लेकिन सबके लिए ये बात नहीं कही जा सकती। तो आई एम रियली सॉरी, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ यहाँ पर। खैर, पारुल जी आपने बहुत अच्छी तरीके से बोला, और मुझे क्या लगता है जो कार्यालय संस्थान होते हैं ना, जैसे आज इनसे बात हो रही थी शोभना जी से, बहुत अच्छी चीज उन्होंने बोली, और ये चीज मैंने खुद भी अनुभव करी है कि जो आपकी इमेज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अपनी इमेज कैसे रखते हो। तो जैसे मैंने भी 27 साल कॉर्पोरेट में नौकरी करी, और मेरी मतलब हो सकता है, मतलब मेरे को लोग कहते थे कि ये इसके साथ तो ज्यादा मतलब लगना ही नहीं है, मतलब मेरी खतरनाक इमेज थी। तो वो खतरनाक इमेज रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना कि कोई आपसे ना कोई इस तरह की लिबर्टी लेने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि आपकी खतरनाक इमेज होती है, उनको पता होता है ये किसी भी लिमिट तक जाएगी। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले यही है, कार्यालय संस्थानों में अपना काम से काम और अपनी इमेज बिल्कुल स्ट्रेट सही से रखनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा मुझे ये लगता है ये जो डिजिटल माध्यम है, जो हमारे सोशल मीडिया वगैरह में, इसमें भी वोकल होना बहुत जरूरी है। मतलब इसमें ना मेरे को लगता है कि जो लिख रही हैं उनको ना हर सब्जेक्ट पे, हर इस तरह की समस्याओं पे ना खुल के अपने विचार रखने चाहिए, ताकि सबको पता चले कि हाँ ये तो भैया इस तरह स्वच्छंद विचारों की, और ये बिल्कुल सामने सामने डिस्कस कर लेगी। तो एक डर होता है ना, हाँ, मतलब बात ये, हम क्यों डरें, हम डर व्याप्त करें ना, हम भी भय व्याप्त करें ना उन लोगों के लिए। हम काहे को डरे, हमारी क्या गलती है। मैं
मैं एक बात कहूँ निवेदिता जी, जी जी मेरी जी आवाज आ रही है? जी 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 संध्या जी। जी एक तो मैं ये बात कहूँ कि पारुल जी ने कहा कि हमें औरतों को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो अगर मैं ये कहूँ ये जो प्रोग्राम है, ये ये तो ट्रेनिंग आज ही जो हो। ये प्रोग्राम हो रहा है, ये ऐसे ऐसे 2-4 प्रोग्राम हो जाए तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। तो मैं तो बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस चीज को कि निवेदिता जी ने ये प्रोग्राम रखा, और सचमुच में ये अगर दो महिलाओं को भी अगर ट्रेनिंग से कुछ लेसन मिलेगा इससे, तो ये ट्रेनिंग ही है। दूसरी बात, जी अब मैं पता नहीं आप लोग सहमत होंगे कि नहीं, कि जो कॉरपोरेट में है, जो नौकरी करती हैं, वो महिलाएं होती हैं बहादुर, मैं मानती हूँ। मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ कि जो जो घर से बाहर निकली है सोशल मीडिया के जरिए, लेखन के जरिए, वो वो थोड़ी कमजोर हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए ये प्रोग्राम ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे, इवन मेरे लिए भी फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसमें उम्र का कोई मतलब ही नहीं है। जो फ्लर्ट के जो जाल डाले जाते हैं, इसमें एज नो बार, कोई कोई आपकी उम्र की, कोई आपके पद की कोई गरिमा नहीं समझता है। तो जो कॉरपोरेट में है वो तो पद पर बैठी दिख रही है, लेकिन जो घर से निकली है इनको बहुत रिस्क है, इनको बहुत सतर्क होना है, और इनको वो जो खूबसूरत जो जो फ्लर्ट के जरिए जो आप तक पहुंचने का रास्ता बना रहे हैं पुरुष, वहां उसको समझना है कि ये एक खूबसूरत तरीके से कोई डेविल पावर हमारे आसपास काम कर रही है। बहुत अच्छा तो बोला मैं संध्या जी। कमजोर महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ कि जो कमजोर महिलाएं जो घर से अभी आपने निकली है बाहर। हाँ बिल्कुल सही, और बिल्कुल सचमुच हमको सिर्फ एक वर्ग की बात करनी ही नहीं है, हमको सारे वर्गों को उठाना है। बहुत सही बोला संध्या जी। हाँ हाँ, मैं और मैं ये ट्रेनिंग तो आप करिए, इसको फिर रखिएगा प्रोग्राम को कभी फिर। ये सेकेंड ट्रेनिंग राउंड पे आते हैं, है। तो आप लोगों को ऐसा कुछ किसी, जैसे जो सवाल मैंने किसी और पैनलिस्ट को किया और आपको लगता है कि उसमें आपका कुछ एडिशनल आपको कुछ बोलना है, तो आप लोग बोल सकते। जी निवेदिता जी। ये आपने जो मीडिया का रोल पूछा था संध्या जी से, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया सब कुछ। मैं कह रही हूँ मीडिया के अलावा एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का भी मैं कहती हूँ इसमें काफी बहुत रोल है। हाँ वो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है ना, वो इतना उसको ग्लैमराइज कर देती है, स्पेशली अपने लीड लोगों को। हीरो इतना दिखाते हैं सीन्स, फ्लर्ट कर रहे हैं हीरोइन से। एक सही बहुत बात पहले है। की मूवीज मुझे याद है जिसमें वो पूरे पुलिस थाने में, और काफी लोग हैं वहां, हीरोइन को कह रहा है कि वो चोरी का कुछ कहने आती कि चोरी होगी, तो कहती शी इज वेयरिंग अ डीप नेक, तो वो कहते हैं अगर खिड़की खुली रखोगे तो चोर तो आएंगे ही। तो आप उसकी क्या कह रहे हो, और इसको बहुत हंसी में लिया रियली जाए। रियली। तो इस तरह की चीजें जो है ना, तो हमारी ये जिम्मेवारी हमारे, मुझे लगता है हर सेक्शन को होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया सही हो, बात। फिल्म इंडस्ट्री हो, कि इस तरह को ग्लोरीफाई अच्छा, ना। हाँ, अच्छा, जो बात अभी पारुल जी ने कही बहुत जरूरी बात थी कि घर में, लेकिन वो फ्लर्टिंग नहीं है, वो तो एक तरह से मॉलेस्टेशन है, जिसके लिए लड़कियों को सच में उनको बहादुर होना है, उन्हें बताना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं जो फ्लर्ट की बात कर रही हूँ कि फ्लर्ट इतना रिस्की है, इतने खूबसूरत शब्दों से आपके साथ आता है, सेफ, ये एक सेफ गेम है। इसमें अगर स्त्री शुरू में ही सतर्क होकर मना कर दे, तो भी उसके ऊपर आक्रामक हो जाते हैं पुरुष। मैं गवाह हूं कि क्योंकि कोई सबूत ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं ऐसा, और अगर वो कहीं थोड़ा सा समय दे दे, तो फिर ये कि लो, ये तो अभी तक मतलब यही फ्लर्ट कर रही थी, ये तो इन्होंने तो अभी खुद ही समय दिया हमको, तो वो दोनों तरफ से पिसती है औरत। मैं ये कहूंगी कि मॉलेस्टेशन से भी ज्यादा रिस्की फ्लर्टेशन है, और उसमें बहुत सतर्क होना है कि आप पहले कहोगे तो भी और बाद में कहोगे तो भी आपको हमला होना ही होना है, तो पहले ही हो जाए हमला तो ज्यादा अच्छा है।
यही बहुत बात मैं अच्छा कहना बोला चाह रही सत्या थी। जी। और मैं बोलूंगी औरत दोनों तरफ से नहीं, तीनों चारों तरफ से फंस जाती है फिर। अभी हाल फिलहाल में हाँ। मैं विक्टिम हुई हूँ एक केस की। मतलब एक तो मेरी हम्म। जो, एक तो पता है मुझे लगता है कि वो जो बहुत जो स्त्रियां ना अपने मैंने जीवन में बहुत देखा था आपका वीडियो ट्रांसपेरेंसी, देखा था। जो नहीं नहीं जो स्त्रियां बहुत ट्रांसपेरेंसी से अपने आप को, लाइफ को लीड करती हैं ना, वो मेरे ख्याल से हम्म। उनके बारे में ना एक गलतफहमी बहुत क्रिएट हो जाती है। जैसे मेरे फोटोग्राफ्स में भी कहीं पर आता है कि भाई मैंने कहीं ड्रिंक का ग्लास लिया हुआ है, कुछ नहीं, तो कहते हैं ना सोशल मीडिया में अगर घुस गया तो वो सारी फोटोग्राफ्स आपकी देखेगा, फिर वहां से वो अपने दिमाग में हम्म। बनाएगा, फिर एक दिन वो बातें करते करते आपको ड्रिंक्स के लिए ऑफर करेगा, आपने मना कर दिया। हाँ। आपको ओ। बहुत मतलब मेरे को तो इसी में पीड़ा होती है कि मैं तो मुंह उठा करके किसी भी जेंट्स को नहीं बोल देती कि मैं, आप मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं तो नहीं बोलती हूँ। तो हम्म। मतलब आपकी कैसे साहस भी कैसे होता है पूछने का। इवन इफ आई ड्रिंक, दिस इज माई चॉइस, किस कंपनी को मैं चूज करूंगी। तो ये इस तरह की बातें हैं। और फिर आपने मना कर दिया तो आपको ये बोला जाएगा कि आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कल शाम को आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आ जाइए। मतलब अगर किसी को हम्म। थोड़ा सा भी भान हो जाता है ना कि ये लेडी थोड़ी सी वो है कि भाई वोकल सी है, थोड़ा आराम से फ्री सी है, तो आपने एक अलग कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हो उस स्त्री पे। अच्छा वहां पर भी नहीं, कितना फिर जो अपमानजनक है, बहुत फिर जो अपमानजनक। उनकी उनकी जो वाइफ्स होती है वो इतनी इनसिक्योर होती हैं, वो उल्टा आप मतलब आप कह रहे हो ना दो तरफ से पिसती हैं, वो तीनों चारों हम्म। तरफ से पिस जाती है। वो जो इनसिक्योरिटी होती तीनों है वो चारों फिर तरफ स्त्री से। के ऊपर आती है। वो हम्म। अपने वो पति तो उनका पुरुष ये कंट्रोल हो ही नहीं समझते हैं, रहा। जी पुरुष ये समझते हैं कि महिला जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, और उसको हाँ। मतलब कि कभी भी हम मतलब ल्यूरिकेटिव ऑफर्स देके फंसा सकते हैं। हाँ। और मैंने कहा था बिल्कुल ना कि बिल्कुल। करने वाला और झेलने वाला, जो शोभना जी को सवाल किया था ना कि करने वाला और झेलने वाला, इन दोनों के ऊपर क्या असर होता है। तो जो करने वाला है ना वो उच्छृंखल पर उच्छृंखल होता ही जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। और जो झेलने वाला है ना वो सच्ची में श्रिंक होता जाता है। मतलब कहीं डर, कहीं पे इग्नोरेंस कि भाई चलो इग्नोर कर दो, कहीं पे बहुत अटेंटिव हो जाता है यार अब इसके मुंह से तो नहीं कुछ निकलेगा करके, या नेक्स्ट बिहेवियर इसका कैसा होगा। मतलब हम इन चीजों को ही लेकर के, मतलब बात कहते हैं ना बिना किसी बात के हम लोग कहीं पे बेकार में एक मानसिक बोझ आता रहता है हमारे स्ट्रेस आ दिमाग में। जाता है, बिल्कुल। असहजता, कितने असहज हो जाते हैं हम। तो इस और असहजता को अगर ये पुरुष समझ पाए, और हम्म। जिसके साथ भी जो लोग कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, तो अगर किसी के कुछ कार्य सवाल पर भी हो। कार्य पर भी प्रभाव डालता है, आपके कार्य क्षेत्र पे हो, बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल कॉलेज पे हो, आपका ध्यान हमेशा भटकता रहेगा, केंद्रित होता रहेगा, तनाव होता रहेगा कि अब कहीं और तो नहीं होगा, क्या होगा। तो एक ये मानसिक जो दबाव है ना वो बना रहेगा। जी तो बिल्कुल। और किसी को किसी और के सवाल में कुछ है क्या, पूछना था क्या। दिस इज आवर सेकेंड राउंड, थोड़ा सा प्रोग्राम बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपको किसी का कुछ पूछना है तो। मेरा जी निवेदिता जी एक बात कहना चाह रही हूँ जी कि आज की जो हमारी ये परिचर्चा रही है, इसमें बहुत ही मतलब गहरी गहरी और बहुत ही गंभीर जो है बातें निकल कर आई हैं, और सुझाव भी आए हैं जो कि अलग अलग तरह से सबने अपने तरह से रखे हैं। तो हमें एक उसका वो तो बनाएंगे ही, जैसा कि हमने तय किया था, आपने भी तय किया था कि इसका अंत में सुझावों का एक हम पूरा लिस्ट बना के अपने मेंबर्स के लिए भी डालेंगे। और मेरा अनुरोध ये है कि आज ये हमने जो है ये अपनी वुमेन पैनलिस्ट रखा है, अगर इसका हम एक सेकंड एडिशन भी रखें तो उसमें एक लीगल और एक पुलिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट से कोई महिला ऑफिसर हो, चाहे या पुरुष ऑफिसर हो, और एक लीगल साइड का हो, जो कि इस तरह की उसमें बहुत बहुत किस अच्छा तरह चीज की है। गाइडलाइंस बता सकते हैं, और किस तरह से परिचर्चा में वो मतलब हमें ग्रूम कर सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को भी और हम जैसे लोगों को भी। क्योंकि देखिए हम लोग तो बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल से बात कर रहे हैं, लेकिन सबके पास इतना अनुभव नहीं होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस तरह की ट्रेनिंग भी देने के लिए एक मतलब इस तरह के सहयोग लेने की इसमें गुरेज नहीं करना चाहिए।
बहुत अच्छा पारुल जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सही बात, सही सुझाव, और आप बहुत कहेंगी अच्छा तो बहुत सुझाव। उपलब्ध मैं मतलब कोशिश करूंगी ऐसे लोगों को मैं उपलब्ध करा सकूं और आपसे सीधा जी परिचय जरूर, करा दूं, तो आप मतलब जी उन्हें जरूर। रख सकें। तो इसका हम पार्ट 2 भी जल्दी रिलीज करने वाले हैं। तो जी ये एक ऐसी जी चीज है जी जो कि चर्चा करती रहनी चाहिए। सुरेखा जी का एक जी सवाल था, उन्होंने लिखा था यहाँ आपको रुकना है क्योंकि फ्लर्ट के पीछे कुछ तो वजह होगी ना। आई डोंट नो ये किस चीज के लिए बात कर रही थी। जो भी है, समझ में नहीं आया मुझे इनका सवाल। और एक सवाल, मेरे ख्याल से ज्यादा सवाल नहीं आए। आप लोग ऑडियंस जो भी जुड़े हैं, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कृपया करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग उन सवालों को भी ले लेंगे, क्योंकि हमारा थर्ड राउंड आप लोगों के सवाल लेने का भी था। शायद वो जो उनका जो सवाल था दिवाकर जी का, हाँ ये एक इम्पोर्टेंट था। उन्होंने लिखा था, दो पक्षों में यदि एक मंच है और दूसरे पाठक हुए, इसको विषय वस्तु से कैसे समझें। ये सवाल ही मुझे थोड़ा इतना समझ नहीं आया। वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि दो पक्षों में से यदि एक मंच है, मतलब हमने एक पक्ष को मंच पर रख दिया है और दूसरे पक्ष को हमने हाँ, मंच यही में बात है, शामिल यही नहीं बात है। किया, वो ये कहना चाह रहे हैं। हाँ तो दिवाकर अयाचित से ये कहना चाहते हैं हम, अगेन मैं उसी बात पर आती हूँ कि जब हम किसी समस्या से जूझते हैं या समस्या के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रतिशत का रुझान तो होता ही है, अब किसी को पसंद आए या ना आए। और ज्यादा प्रतिशत महिलाओं की ही है जो कि ये फ्लर्टेशन की शिकार होती हैं। तो इसीलिए हमारे मंच में आपको महिलाएं दिख रही हैं। और सचमुच ये विषय वस्तु महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने इसको ज्यादा करके लिया है, क्योंकि अगर पुरुषों के साथ होता है दैट इज अपवाद, एक्सेप्शन, बहुत कम परसेंटेज। और जब हम समस्या की बात करते हैं तो हम प्रतिशत का रुझान देखते हैं। मेरे हिसाब से तो यही है इसका आपके सवाल का नहीं, जवाब। प्रतिशत और ही और दूसरा हमारे इसका समाज का अगर आप ढांचा है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं इसका रिप्लाई देना चाहूंगी जी पारुल जी। निवेदिता जी, कि मैं जी बहुत जी ही पारुल। मतलब कि विनम्रता से बताना चाहूंगी जिन्होंने भी ये प्रश्न किया है कि मंच पे आसीन जो लोग हैं वो मतलब कि अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, और और आज ये मंच पे आसीन लोगों की आप जो देख रहे हैं उसकी इतनी वो नहीं है जितने की विषय की अहमियत है। और जो हमने विषय रखा है उसकी उस अहमियत के तौर पे हम लोगों ने अपनी बातें रखी हैं। उस पे पाठकगण हो, श्रोतागण हो, दर्शक हो, उन्हें अपने को रिलेट करना चाहिए। अगर उन्हें उन बातों से कोई आपत्ति है या उससे कोई और नया कोई मुद्दा निकल के आता है, नया पॉइंट निकल के आता है, तो हम सहर्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और बहुत अच्छा आपने बोला पारुल जी। और जितने भी लोग जुड़े और जिन्होंने अच्छे कमेंट किए, अच्छा लगा आप लोग भी शामिल हुए हमारे इस प्रोग्राम में। और ये वेब डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्त्रियों के लिए ना एक सम्मान, एक बेसिक रेस्पेक्ट जी सबके दिमाग में होनी बहुत जरूरी है। जब अगर बेसिक रेस्पेक्ट आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से ये जितनी समस्याएं हैं ना, उनका सॉल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि अगर अगर आप रेस्पेक्टफुली नजर से किसी को देखोगे ना, तो आपका संवाद भी वैसे ही होगा, आपका व्यवहार भी वैसे ही होगा, और आप एक सुसंस्कृत व्यक्ति लगोगे उस और मैं बताऊं, वो स्त्री भी आपका उतना ही सम्मान करेगी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि स्त्रियों को समझ नहीं आता आपका व्यवहार, स्त्रियां बखूबी समझती हैं, और आप अपना स्वयं का सम्मान कम करते हैं उस स्त्री की नजर में, तो अगर आपको अपना सम्मान सब स्त्रियों की नजरों में सही रखना है, समाज में अपना सम्मान सही रखना है, तो आप सबसे पहले आप सम्मान करना शुरू करिए स्त्रियों का। तो ये इस मैसेज के साथ मेरे ख्याल से हम विदा लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही। थैंक यू सो बहुत बहुत मच, सही धन्यवाद कहा बहुत अच्छा आपने। लगा जी। थैंक यू। और सब दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। बहुत आभार निवेदिता जी।